आप सभी कैसे होंगे? मुझे आशा होगा कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम बात करेंगे अपने नए एपिसोड के साथ, नए टॉपिक के साथ, जिसमें हमारा बात चल रहा था एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक का जैसे स्टार्टिंग में आप लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ा था, क्लासिफिकेशन में था जो एंटीबायोटिक होते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के आधार पर वो 3 टाइप के थे। पहला था सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर, दूसरा था प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर, तीसरा था डीएनए गायरेज या बोल सकते हैं या क्रोमोसोमल इंटरफेरेंस था। ये 3 टाइप की ड्रगें थे। 2 सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर टाइप की ड्रगें पढ़ चुके थे, जिसमें पेनिसिलिन था, सिफाइलोस्पोरिन था, मोनोबैक्टम था, कार्बापिनेम था, जिसका वीडियो मैंने अपलोड भी कर चुका था, बना भी चुके थे, आपको दिखा भी चुके हैं। अब मेरा नेक्स्ट कैटेगरी का ड्रग होगा जिसे हम बोलते हैं प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर में अब हमें यह करना है कि बैक्टीरिया का जो मेंटेनेंस करता है प्रोटीन सिंथेसिस होता है, उस प्रोटीन सिंथेसिस को ही इनहिबिट कर देते हैं। अगर प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट हो जाता है तो बैक्टीरिया का जो सेल डिवीजन होगा और सेल रिपेयर ये दोनों लैक हो जाएगा, या कह सकते हैं कोई प्रोटीन की कमी के कारण इनकी संख्या कम हो जाएगी, जिससे ये इनकी ग्रोथ नहीं हो पाएगा। तो आज हम बात करते हैं अमीनोग्लाइकोसाइड। अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक की बात करते हैं। अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक जो है यह प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है। पहली बात तो यह है कि अमीनोग्लाइकोसाइड जो होते हैं, अभी तक सेल वॉल सिंथेसिस जो था वह था बैक्टीरिसाइडल टाइप का। बैक्टीरिसाइडल था, इसका मतलब यह था कि बैक्टीरिया के ग्रोथ के साथ साथ बैक्टीरिया को किल भी कर पा रहा था, ये उसका नेचर था। मगर अब हम देखते हैं कि जो अमीनोग्लाइकोसाइड है, जिसे हम प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर बोलते हैं, इसमें प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर का नेचर ये होता है कि ये बैक्टीरियोस्टैटिक्स होते हैं, मगर उसमें एक कैटेगरी की ड्रग है अमीनोग्लाइकोसाइड जो उनके अपोजिट में है, जिसे हम कह सकते हैं कि यह बैक्टीरिसाइडल टाइप की ड्रग है। यह भी एक प्रकार से है कि यह बैक्टीरिया को किल करता है और इनकी ग्रोथ की संख्या को, सेल डिवीजन को कम कर देता है। अमीनोग्लाइकोसाइड जो है एंटीबायोटिक, यह कह सकते हैं कि 1948 की दशक में एक बात है। 1948 में यहाँ पर उस समय जिसे हम एंटीबायोटिक की गोल्डन एज बोलते हैं, उस एज में क्या हुआ कि इन्हें भी अमीनोग्लाइकोसाइड को भी एक बैक्टीरिया के द्वारा एक्सट्रैक्ट किया गया था, जिसे हम बोल सकते हैं कि स्ट्रेप्टोमाइसिटीज नाम की एक बैक्टीरिया था, उसी बैक्टीरिया से ये एक्सट्रैक्ट किए गए थे। तो अब ये जो है यह क्या करता है कि प्रोटीन सिंथेसिस, जिसे हम राइबोसोम बोलते हैं, 70S राइबोसोम में जो स्मॉल लोब है जिसे 30S बोलते हैं, उस 30S के इनिशिएशन फेज में जा करके बाइंड करता है और क्या mRNA से बाइंड करता है, और इसके बाद मिस रीडिंग करता है। जो प्रोटीन होते हैं वो फेक प्रोटीन बनते हैं, नॉनसेंस प्रोटीन बनते हैं जो बैक्टीरिया के यूज में नहीं होते हैं। तो आज इसी को लेकर के हम आगे को बढ़ाते हैं कि कैसे इनकी क्लासिफिकेशन प्लस इनकी वो किया गया है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट मेंबर ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिस डिस्कवर्ड बाय 1944 में। 1944 में इनका डिस्कवर फर्स्ट स्ट्रेप्टोमाइसिन की कैटेगरी की जो ड्रग थी उसे एक्सट्रैक्ट किया गया था। सेकंड जो किया गया था उसे हम जिसे बोल लेते रहे थे 1948 में जो था, वहाँ पर वह स्ट्रेप्टोमाइसिन की थी, और फिर इसके बाद डिटेल उनका एक्सट्रैक्ट किया गया था। फिर इसके बाद हम कह सकते हैं कि नेचुरल के अलावा सेमी सिंथेटिक और नेचुरल 2 टाइप के हैं एंटीबायोटिक वो इसमें हैं, जिसे हम अमीनोग्लाइकोसाइड में बोल सकते हैं। वैसे अमीनोग्लाइकोसाइड जो माइसिन, जिनके लास्ट में माइसिन लगे हैं, तो वह किस बैक्टीरिया से वो किए जा रहे हैं? स्ट्रेप्टोमाइसेज नाम के बैक्टीरिया के साथ हुई है इनका स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया से ये एक्सट्रैक्ट किए जा रहे हैं, इसीलिए इनके लास्ट में लिखा जाता है माइसिन। जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, काइनामाइसिन, ये सभी क्या है कि ये इनकी क्या कैटेगरी की ड्रग है, स्ट्रेप्टोमाइटिस से पाए जाते हैं।
दोज ऑब्टेन्ड फॉर्म, यहाँ पर देखेंगे सेकेंड वाला देखेंगे, दोज ऑब्टेन्ड फ्रॉम माइक्रोमोनोस्पोरा हैव सफिक्स माइसिन। इनके लास्ट में ये देखेंगे कि यहाँ पर क्या पाए जाएंगे, लास्ट में माइसिन लिखा होगा। अब इनमें जो माइसिस बैक्टीरिया से ये एक्सट्रैक्ट किए जा रहे हैं, इसीलिए इनके लास्ट में लिखा जाता है माइसिन। जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, काइनामाइसिन, ये सभी क्या है कि ये इनकी क्या कैटेगरी की ड्रग है, स्ट्रेप्टोमाइटिस से पाए जाते हैं। दोज ऑब्टेन्ड फॉर्म, यहाँ पर देखेंगे सेकेंड वाला देखेंगे, दोज ऑब्टेन्ड फ्रॉम माइक्रोमोनोस्पोरा हैव सफिक्स माइसिन। इनके लास्ट में ये देखेंगे कि यहाँ पर क्या पाए जाएंगे, लास्ट में माइसिन लिखा होगा। अब इनमें जो ड्रगें पाई जाएंगी उनका ऐसे कैटेगरी की ड्रग है जिनके लास्ट में माइसिन लिखा गया है, तो वो किससे पाए जा रहे हैं, माइक्रोमोनोस्पोरा से, बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट किए जा रहे हैं। इसके एग्जाम्पल कौन से हैं, जेंटामाइसिन। जैसे इन्हीं का क्लासिफिकेशन दोनों के आधार पर ही किया गया है, आगे चल करके वो हम देखेंगे। तो ये जो बैक्टीरिया है एक्टिनोमाइसीटीज, इन्हीं के द्वारा हम ये डिस्कवर्ड किया जा रहा है। फिर इसके बाद हम देखते हैं, फिर अब हम इसकी बात करते हैं केमिस्ट्री की। स्ट्रक्चर करेक्टराइज्ड बाय अमीनोग्लाइकोसाइड, स्ट्रक्चर करेक्टराइज्ड बाय अमीनोग्लाइकोसाइड, जो इनकी स्ट्रक्चर है अमीनोग्लाइकोसाइड में, इनका हम केमिस्ट्री कर सकते हैं। इनमें 3 ऐसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। पहला होगा 2 अमीनो शुगर, 2 अमीनो शुगर पाए जाएंगे जिनमें ऐसे शुगर मॉलिक्यूल होंगे जो एमीन ग्रुप द्वारा जुड़े होंगे, जो उसमें एमीन ग्रुप जुड़े होंगे। ज्वाइनेड टू 1 अमीनो साइक्लिटोल, एक 6 मेंबर साइक्लोएल्केन ग्रुप, साइक्लोएल्केन रिंग पाया जाता है जो ज्वाइंट रहता है अमीनो शुगर के साथ, जिसे एक हेक्सोज बोल सकते हैं, एक को फ्यूरानोज बोल सकते हैं, राइबोज बोल सकते हैं। ये दोनों जुड़े होते हैं किससे, अमीनो साइक्लिटोल से, मोइटी से। अमीनो साइक्लिटोल जो होते हैं, यह एक साइक्लोएल्केन है जिसमें 4 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप लगे होते हैं। इनका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं अमीनो साइक्लिटोल का। ये अमीनो साइक्लिटोल है, अब इनमें ये देख रहे हैं कि इनमें 4 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं। इन्हीं को हम कह रहे हैं कि अमीनो साइक्लोटॉल। अब इस साइक्लोटॉल बोलेंगे, अब अमीनो साइक्लोटॉल कब बोलेंगे, इनके कह सकते हैं कि फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पर एमीन ग्रुप लगा होगा, फर्स्ट और थर्ड ग्रुप पे एमीन ग्रुप लगा होगा, जिससे हम इससे क्या बोलते हैं, अमीनो साइक्लोटॉल मोइटी बोलते हैं। प्लस इसके बाद क्या होगा, ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से, जैसे जो ग्लूकोज होते हैं वो जब ग्लूकोज बॉन्ड एक ग्लूकोज दूसरे ग्लूकोज से जुड़ते हैं तो उन्हें हम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। फिर इसमें ये इसका हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर नीचे देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर किस तरह से है, ये रहा अमीनो ग्लाइकोसाइड का स्ट्रक्चर। इस अमीनो ग्लाइकोसाइड के स्ट्रक्चर में देखेंगे इसमें 3 मोइटी जोड़े गए हैं, जिसे चेयर बोट एंड चेयर मेथड में दिखाया गया है। इनमें यह एक साइक्लोएल्केन है। पहला है स्ट्रेप्टिडीन, जिसे हम कह सकते हैं स्ट्रेप्टिडीन, यह बना किससे हुआ है, स्ट्रेप्टिमाइन से, स्ट्रेप्टामाइन से बना हुआ है। स्ट्रेप्टामाइन जो है वह उसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। स्ट्रेप्टामाइन का स्ट्रक्चर ये है। यह स्ट्रेप्टामाइन का स्ट्रक्चर है, NH2OH, यह स्ट्रेप्टामाइन है। यही स्ट्रेप्टामाइन जो स्ट्रक्चर है, यही इस एमीन पोजीशन पे 2 एमीन ग्रुप को और जोड़ देने से इसका स्ट्रक्चर यह बदल जाता है, कन्वर्ट हो जाता है स्ट्रेप्टिडीन में, तो ये अमीनो शुगर हैं, ये अमीनो शुगर मोइटी हैं। प्लस इसके बाद हम कह सकते हैं एल स्ट्रेप्टोज यहाँ पर कर रहे हैं कि इनमें पेंटोज ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पर देखेंगे एक पेंटोज ग्रुप लगा हुआ है, जिसे हम राइबोज का स्ट्रक्चर मान सकते हैं। यह राइबोज का स्ट्रक्चर है, यह राइबोज स्ट्रक्चर जुड़ा, राइबोज
शुगर जो है ये मोइटी जुड़ा हुआ है किससे? स्ट्रेप्टोडीन से। तो इसीलिए हम इसका नाम रख रहे हैं स्ट्रेप्टोडीन। और यहाँ पर एक इनके जो लिंकेज का बॉन्ड है, शुगर का जिसमें स्ट्रेप्टोडीन और राइबोज का, वह ग्लाइकोसाइडिक बांड द्वारा जुड़ा हुआ है। ये जो बांड है ये कौन सा बांड है? ग्लाइकोसाइडिक बांड है, ग्लाइकोसाइडिक बांड। अब यही ग्लाइकोसाइडिक बांड जो होता है फिर इसके बाद जुड़े होते हैं जो राइबोज होता है, नीचे कह सकते हैं कि एन मेथाइल ग्लूकोसामाइन, यह जुड़ा होता है राइबोज से ग्लाइकोसाइडिक बांड द्वारा। जो यह कह सकते हैं ग्लूकोसामाइन होता है, यह हम कहते हैं कि यह एक हेक्सोज है, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट के हैं, शुगर के हैं, जिसमें ये 6 मॉलिक्यूल के हैं। तो यह जुड़ा होता है राइबोज से और इसके बाद स्ट्रेप्टोडीन से। तो इसमें हम कह सकते हैं कि 3 मॉलिक्यूल होते हैं। पहला होता है स्ट्रेप्टोडीन होता है, प्लस इसके बाद इसमें होता है राइबोज जुड़े होते हैं, जिसे हम स्ट्रेप्टोज बोलते हैं। और इसके बाद जो होता है ग्लूकोसामाइन जुड़ा होता है। इन सब के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं मिला करके यह अमीनो ग्लाइकोसाइड का स्ट्रक्चर है। इनके अलग अलग पार्ट जो होते हैं वो अलग अलग काम के लिए जिम्मेदार है। जैसे बैक्टीरिया जब रेजिस्टेंस बनाता है तो वह बैक्टीरिया जो रेजिस्टेंस बनाता है, तो जहाँ पर एमीन ग्रुप लगा हुआ है वहाँ पर वह एसिटाइलेशन कर देता है। और जहाँ पर हाइड्रॉक्सी ग्रुप लगे हुए हैं वहाँ पर एडिनाइलेशन कर देते हैं, एडिनाइलेशन शुरू स्टार्ट कर देते हैं एंजाइमेटिक प्रोसेस द्वारा, जिससे इस यह ड्रग जो होती है अमीनो ग्लाइकोसाइड की ड्रगें जो होती हैं वो रेजिस्टेंस हो जाती है बैक्टीरिया के प्रति। दूसरी बात होती है अगर कहीं पर H ग्रुप लगा हुआ है, सिर्फ हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो वहाँ पर फास्फोरिलेशन हो जाता है, जिससे बैक्टीरिया के ऊपर इनकी एक्टिविटी कम हो जाती है। अब इसी को हम आगे लेकर चलते हैं। फिर इनके बाद है कि जनरल कैरेक्टर ऑफ अमीनो ग्लाइकोसाइड ग्रुप। इनकी कॉमन कैरेक्टर क्या होते हैं कि ये जो होते हैं कि कैरेक्टर इनका बताया गया है। पहले हम कह सकते हैं कि यह जो इनके साल्ट बने होते हैं या सल्फेट के बने होते हैं या हाइड्रोक्लोरिक के साल्ट बने होते हैं। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कहा गया है कि यह सल्फेट होगा या तो हाइड्रोक्लोरिक साल्ट बने होंगे। इसका मतलब ये जो होगा अमीनो ग्लाइकोसाइड के, यह एक साल्ट फॉर्मेशन में वो बनाया जाता है। हम कह सकते हैं फार्मूलेशन और वाटर सॉल्युबल। इसका मतलब ये है कि ये ड्रगें जो होंगी यूज होती हैं पैरेंटरली या सिस्टमेटिक यूज होती है, दूसरा टॉपिकल यूज होती हैं। ये सॉल्युबल हैं वाटर में सॉल्युबल हैं और स्टेबल है। ऐसा नहीं है कि ये डिग्रेडेड नहीं होती है, ये स्टेबल होती है। फिर इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है हाईली पोलर बेसिक ड्रग। ये हाईली पोलर है, ये इनकी पोलरिटी अधिक है, जिससे ये आयोनाइज फास्टली हो जाती हैं। दूसरी इन्हीं आयोनाइजेशन के कारण हम कह सकते हैं कि यह एब्जॉर्ब नहीं होती हैं। कहाँ पर? जीआईटी में। हम इसीलिए इसको ओरली नहीं लेते हैं। ओरली लेने का 2 कारण है कि पहला ये तो ओरली यह कर सकते हैं स्टमक के जाने के बाद, क्योंकि यह एसिड में स्टेबल नहीं होता है, बेस में मोर स्टेबल होता है, मोर एक्टिव होता है। एसिड में उपस्थित होने के बाद तो भी समस्या आएगी कि जिससे यह एब्जॉर्ब नहीं होगा। इंटेस्टाइन में जाने के बाद वहाँ भी इनके जो एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन हो जाते हैं, जिससे इनके कह सकते हैं कि यहाँ पर नॉट एब्जॉर्बेड फ्रॉम जीआईटी कह सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन इनसाइड द सेल इज मिनिमल। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा वह सेल के अंदर कम अधिकतर होते हैं, प्लस पेनेट्रेशन थ्रू द BBB। यहाँ पर जो पेनेट्रेटिंग पावर भी होगा वह भी मिनिमल होगा ब्लड ब्रेन बैरियर में। इसी को कह सकते हैं कि फिर इसके बाद एक्सक्रीशन मेनली रेनल अनचेंज थ्रू द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जो अमीनो ग्लाइकोसाइड ड्रग होगा यह ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के माध्यम से बिना चेंज हुए इनका कन्वर्ट हुए डायरेक्ट वो होते हैं, वह एक्सक्रिएशन कर दिए जाते हैं, एक्सक्रिएट आउट कर दिए जाते हैं।
इनका बात करते हैं तो ये इनका नेचर वैसे भी क्लियर है कि बैक्टीरियासाइडल है, क्योंकि ये बैक्टीरियोस्टैटिक्स नहीं बैक्टीरियासाइडल टाइप की ड्रग हैं। ये प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर करती हैं। मोर एक्टिव इन एल्कली, यहाँ पर दिखाया जा रहा है मोर एक्टिव इन एल्कली। यह एल्कलाइन मीडियम में मोर एक्टिव है अपेक्षाकृत एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में इनकी वो एक्टिविटी कम है, वो एल्कलाइन में अधिक है। दूसरी बात, इनमें कहा गया जा रहा है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यह इंटरफेयर कर देता है। जैसे मैंने पहले ही बात कर चुका हूँ कि यह प्रोटीन सिंथेसिस में इनिशियल फेस में जिसे हम बोलते हैं mRNA जो कोडोन लेकर के आता है, इंफॉर्मेशन लेकर के आता है, उसमें यह क्या करता है इंटरफेयर कर देता है या तो मिसरीडिंग कर देता है, जिससे क्या होता है जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है वह नॉनसेंस होता है या फेक होता है, गलत होता है, जो बैक्टीरिया के यूज में नहीं होते हैं। कंसंट्रेशन डिपेंड, यहाँ पर यह टॉपिक लिखा जा रहा है कंसंट्रेशन डिपेंड। इसका मतलब यह हुआ कि अमीनो ग्लाइकोसाइड की ड्रगें जो होती हैं वो हायर कंसंट्रेशन पे वो अधिक काम करती हैं। जो पहला डोज दिया जाएगा वो हायर कंसंट्रेशन का दिया जाएगा, लोअर कंसंट्रेशन का नहीं दिया जाएगा। अगर लोअर कंसंट्रेशन का ड्रग अगर आप पहले अप्लाई कर देते हैं तो बैक्टीरिया धीरे धीरे वो क्या होते हैं, वह रेजिस्टेंस होना शुरू होते हैं, या कंसंट्रेशन कम होने से, प्लाज्मा कंसंट्रेशन कम होने से इनकी एक्टिविटी घटने लगती है। इसीलिए ये जो डोज दिए जाते हैं ये इनका डोज जो होता है हायर होता है। यह कह सकते हैं कि जो यह कैटेगरी अमीनोग्लाइकोसाइड कैटेगरी की ड्रगें हैं, यह ब्रॉड स्पेक्ट्रम कैटेगरी की ड्रगें हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम होने के साथ साथ इनमें यह कह सकते हैं कि ग्राम निगेटिव की अधिकतर बैक्टीरियाएं किल की जा सकती हैं। यह क्या करता है कि जैसे एक इसमें आपने कहा कि यह वो करते हैं कि इनमें इनकी जो सबसे बड़ी ये खासियत है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं। अभी इसके बारे में बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में कि यह कैसे सेल वॉल को क्रॉस करती हैं, सेल मेम्ब्रेन में पहुंचती हैं, सेल मेम्ब्रेन से ये साइटोप्लाज्म में पहुंचती हैं, जिससे क्या होता है राइबोसोम में ये पहुंच करके मिस रीडिंग करती हैं इनके सिंथेसिस को। इसमें एक सबसे बड़ी ये किया गया है जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में बोल भी रहे हैं, इनकी शॉर्ट फॉर्म में लिखे भी हुए हैं। इनकी एक साइड इफेक्ट है, इनके पास सबसे बड़ी साइड इफेक्ट है ये, जिसे हम एक शॉर्ट टर्म में बोल रहे हैं, एक ट्रिक में मॉडल में बोल रहे हैं, जिसे बोलते हैं नोन का मतलब हुआ, एन का मतलब हुआ नेफ्रोटॉक्सिसिटी। यह किडनी के नेफ्रॉन को टॉक्सिसिटी वो पहुंचाता है, क्योंकि यह हायर अमाउंट में डोज लिया जाता है। नेफ्रोटॉक्सिसिटी यह हायर कंसंट्रेशन डोज लिया जाता है, जिससे क्या होता है कि यह नेफ्रोटॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। दूसरी बात होती है ओटोटॉक्सिसिटी। यह हियरिंग प्रॉब्लम में, यह हियरिंग प्रॉब्लम करता है, यह आपके कान के कोचलियाई में यह डिस्टर्बेंस करता है, जिससे वर्टिगो उत्पन्न होता है। वर्टिगो होने से आपको मितली, चक्कर, कई ऐसे चीज़ें दिखाई देते हैं, यहाँ तक कि हम कह सकते हैं कि हियरिंग प्रॉब्लम हो जाएगा, हियरिंग लॉस हो जाएगा, जिससे हम कर रखते हैं ऑटोटॉक्सिसिटी। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज, यह यहाँ पर एक बात यह भी है कि यह न्यूरोमस्कुलर को ब्लॉक कर देता है। न्यूरोमस्कुलर में जैसे आप लोगों ने पढ़ा था कि यह जो मसल्स होते हैं, मसल्स के पास जो होते हैं, जिसे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं, वहाँ पर यह जा करके कैल्शियम को रोक देता है, जिससे उस न्यूरोमस्कुलर का कंट्रैक्शन रेट स्लो हो जाता है, जिससे ये क्या होते हैं कि न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज होते हैं, जिसमें मास्थेनिया ग्रेविस जो एक पेशेंट होते हैं, जिसे हम बोलते हैं मास्थेनिया ग्रेविस। ये जो डिजीज है, इस डिजीज में अमीनोग्लाइकोसाइड की ड्रगें नहीं दी जाती हैं, अवॉइड की जाती हैं, क्योंकि मास्थेनिया ग्रेविस में समस्या यही होती है, ये ऊपर से इसके साथ जा करके इस मास्थेनिया ग्रेविस की एक्टिविटी को बढ़ा सकता है। नीचे लिखा गया है, लास्ट में बचता है ई का मतलब है ईटीसी, टीरेटोजोनसिटी। यह जो होता है कह सकते हैं कि इनमें वो जो सेल होते हैं उनके ग्रोथ की संख्या को भी, जो बच्चे होते हैं जो माँ के अंदर भ्रूण में पल रहा होगा, एम्ब्रियो में जो एम्ब्रियो होगा, उसमें यह टीरेटोजिनोसिटी प्रोड्यूस करता है, जिससे उनके ऊपर साइड इफेक्ट आते हैं। तो ये इनके रहे साइड इफेक्ट रहे। साइड इफेक्ट के बाद हम अब बात करते हैं इनका नेक्स्ट जो है, एक टॉपिक में है नेफ्रोटॉक्सिसिटी, जिसके बारे में हमने पढ़ चुका था कि यह कैल्शियम को वो करता है, रोक देता है। दूसरी बात, इनमें कौन कौन से हैं नेफ्रोटॉक्सिसिटी में, कैन एक शॉर्ट टर्म में लिखा गया है, जिसे हम बोलते हैं
कैन, यहाँ पे शॉर्ट टर्म में लिखा गया है, जिसे लर्निंग के लिए किया गया है कि कैन शॉर्ट ट्रिक दिया गया है। कैन का मतलब जो नेफ्रोटॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करता है उसमें कौन कौन सी ड्रगें हैं? पहला है कैनामाइसिन, एमिकासिन और नियोमाइसिन। ये जो ड्रगें हैं ये नेफ्रोटॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, तो इनका एक शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है कि ये लिखने के लिए। बाकी जो ड्रगें हैं जिसे हम बोल रहे हैं कि टीरेटोजेनोसिटी, जो बाकी इन ड्रगों के छोड़ करके जो बाकी जो ड्रगें हैं वो क्या है? टीरेटोजेनोसिटी प्रोड्यूस करते हैं। एम्ब्रियो जो होते हैं, जो भ्रूण होते हैं, उसको ये मिसकैरेज क्या बोल सकते हैं, या सॉरी मिसकैरेज नहीं, ये बोल सकते हैं कि ये उसमें साइड इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, जिससे इनकी समस्या बच्चे में दिखने लगती है, इसका साइड इफेक्ट दिखने लगता है। इसके बाद हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन। अमीनो ग्लाइकोसाइड का कोई उतना बड़ा क्लासिफिकेशन नहीं है, सिर्फ इनका ये क्लासिफिकेशन किया गया है डोजेज के आधार पर, डोजेज रूट एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। जिसमें यह किया गया है कि क्लासिफिकेशन पहला होगा सिस्टमेटिक, पहला होगा सिस्टमेटिक है, सिस्टमिक है, जिसे हम बोल सकते हैं कि पैरेंटरली यूज किए जा रहे हैं। पहला क्या होगा? पैरेंटरली यूज किए जा रहे हैं। ऐसे टाइप की ड्रग जो पैरेंटरली लिए जा रहे हों उनमें कौन कौन सा है? स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, कैनामाइसिन, एमिकासिन, सिसोमिसिन और टोब्रामाइसिन और नेटमाइसिन। इसमें एक चीज़ देखेंगे कि जो मैंने बात किया था कि जिसके लास्ट में सीन है, आइसिन है, माइसिन है, जिसके लास्ट में माइसिन है, इनको एक कैटेगरी में रख सकते हैं। ये ड्रग एक ये हो गया, एक जिसे बोल सकते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन और कैनामाइसिन। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे टोब्रामाइसिन। ये जो ड्रगें हैं इनके बीच में क्या है? माइसिन लगे हुए हैं। बाकी के जो हैं एमिकासिन लगे हुए हैं, वो एमिकासिन लगे हुए हैं, एमिकासिन लगे हुए हैं बाकी वाले ड्रगों में। एक और ड्रग आती है जिसे हम बोलते हैं टॉपिकल। टॉपिकल में यूज होता है जिसे हम बोल रहे हैं नियोमाइसिन। टॉपिकल ये यूज करते हैं एंटीबैक्टीरियल में। इसमें से एग्जाम्पल है, एक यूज किया जाता है ऑइंटमेंट में, आँख में यूज किया जाता है। जब आँख में कोई इन्फेक्शन होता है उस समय यूज किया जाता है नियोस्प्रिन एच, नियोस्प्रिन एच, नियोस्प्रिन एच। यह ड्रगें यूज की जाती हैं टॉपिकल में या ऑइंटमेंट में यूज किया जाता है। इस ड्रगों की सबसे बड़ी एक खासियत यह है कि इस टाइप के जो अमीनो ग्लाइकोसाइड क्लासिफिकेशन की ड्रगें जो हैं इनमें एक सबसे यह खासियत है कि इनकी ड्रगों के साथ कॉम्बिनेशन में बीटा लैक्टम की ड्रगें दी जाती हैं। बीटा लैक्टम की ड्रगें कॉम्बिनेशन में दी जाती हैं। ऐसा इसलिए कि अगर बीटा लैक्टम के साथ ड्रगें ये दी जाती है अमीनो ग्लाइकोसाइड, तो यह सिनरिज्म का इफेक्ट दिखाता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम स्ट्रेप्टोमाइसिन प्लस बीटा लैक्टम की कोई ड्रगें दें, बीटा लैक्टम कैटेगरी की ड्रग देते हैं, तो यह क्या करता है कि बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है उसे वीक कर देता है, कमजोर कर देता है, जिससे अमीनो ग्लाइकोसाइड की ड्रगों का पेनेट्रेटिंग पावर हायर हो जाता है। यह अधिक बैक्टीरिया को किल कर पाता है, या बैक्टीरिया के अंदर कंसंट्रेशन यह इजिली अधिक क्रॉस कर जाते हैं। तो इन ड्रगों में सबसे बड़ी यही खासियत है कि इन्हें बीटा लैक्टम के साथ अक्सर कॉम्बिनेशन में दी जाती हैं। बाकी इसके बाद हम फिर आगे बात करते हैं इनका जो मेन टॉपिक है। अब बात आते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जो सबसे मुख्य होता है कि किसी ड्रग का पहला होता है कि केमिस्ट्री, दूसरा होता है इसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इनमें यह मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि यह ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को किल कर पाता है, और इसका नेचर यह है, यह प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, मगर यह जो है बैक्टीरियोस्टैटिक्स ना होकर के बैक्टीरिसाइडल नेचर का होता है, बैक्टीरिसाइडल का। इसमें यह बैक्टीरिया को किल करने की प्रॉपर्टी होती है। और दूसरी बात यह है कि यह जो अमीनो ग्लाइकोसाइड है, यह काम करता है कि एरोब टाइप के बैक्टीरिया के ऊपर काम करता है, एरोब के ऊपर काम करता है। नो एक्शन ऑन एनारोबिक बैक्टीरिया के अगर ये इन्फेक्शन है तो उसमें यह काम नहीं करता है। इसलिए नहीं करता है, इनके पास कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डिफरेंस हो जाता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डिफरेंस हो जाने के कारण यह साइटोप्लाज्म तक पहुंच नहीं पाता है, साइटोप्लाज्म से राइबोसोम तक पहुंच नहीं पाता है, क्योंकि इसको काम करने के लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन
यस बोल सकते हैं, या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन बोल सकते हैं। इन्हीं के माध्यम से या ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके सेल मेम्ब्रेन से साइटोप्लाज्म तक ये पहुंचते हैं, जिसे हम एक्टिव प्रोसेस बोलते हैं। तो जिसके कारण इनको हम कह सकते हैं कि यह ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को किल कर पाएगा, वो भी एरोब बैक्टीरिया होगा, उन्हीं को यह किल कर पाएगा। यह इसमें कर रहे हैं कि पहले क्या होता है, इनिशियली एंट्री ऑफ अमीनोग्लाइकोसाइड थ्रू बैक्टीरिया सेल वॉल टू पेरीप्लाज्मिक स्पेस। हम पेरीप्लाज्मिक, यहाँ एक टर्म लिखा गया है, जिसे हम आप क्या बोल रहे हैं, पेरीप्लाज्मिक स्पेस। जो बैक्टीरिया होती है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, उनके पास सेल वॉल के बाद आउटर सेल मेम्ब्रेन होता है। आउटर सेल मेम्ब्रेन होता है। आउटर सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच के भाग को हम पेरीप्लाज्मिक स्पेस बोलते हैं। जब बैक्टीरिया होता है, जो बैक्टीरिया ड्रग है अमीनोग्लाइकोसाइड की, यह पहले क्या करता है, यह पोरिन के माध्यम से, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं उनके पास पोरिन पाए जाते हैं, उन्हीं पोरिन के माध्यम से बैक्टीरिया जो होता है वह साइटोप्लाज्म तक आते हैं। जिन्हों कह सकते हैं बैक्टीरिया को पहला होगा, ये पेरीप्लाज्मिक स्पेस में आते हैं। इस प्रोसेस को डिफ्यूजन प्रोसेस बोलते हैं। इसमें वो जो हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ये ड्रगें अपने आप इजीली क्रॉस कर जाती हैं, जिसे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर लिखा गया है पैसिव डिफ्यूजन बोला गया है थ्रू ए पोरिन चैनल। यहाँ पर देखेंगे कलर इसका थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। यहाँ पर देखेंगे ये लिखा गया है थ्रू पोरिन चैनल्स बाय पैसिव डिफ्यूजन। यहाँ पर आउटर सेल वॉल से सेल मेम्ब्रेन तक आने में इनको पैसिव डिफ्यूजन होता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आने की कोशिश करते हैं। फिर इसके बाद सेकंड स्टेप आता है, जिसे हम बोलते हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। उसमें यह होता है कि बैक्टीरिया जो होता है वह बैक्टीरिया के पेरीप्लाज्मिक स्पेस से, बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन से, यह ETS से, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन, ETC से, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन के माध्यम से, ETC बोल सकते हैं, या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन के माध्यम से ऑक्सीजन के साथ ये मिल करके पेरीप्लाज्मिक स्पेस से यह बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन से यह साइटोप्लाज्म में आते हैं। साइटोप्लाज्म में आने के बाद जो होते हैं यह राइबोसोम से बाइंड करते हैं। अब राइबोसोम से किस पार्ट से बाइंड करते हैं, अभी हम आगे इनको दिखाते हैं। इसीलिए इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पहला कौन सा था, पैसिव डिफ्यूजन था, दूसरा था एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ ऊर्जा की जरूरत होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब यहाँ ऊर्जा की जरूरत होती है, जिसे हम बोल रहे हैं ETS के साथ बाइंड करके ये चल रहा है। यहीं पर एक ये भी देखा गया है कि इसके अपोजिट में जो एनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, उनमें ये ETS सिस्टम नहीं पाया जाता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अलग होते हैं। होते हैं किसका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, साइटोप्लाज्म का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अलग होने के कारण इनमें जो होते हैं ये एनएरोब के साथ काम नहीं कर पाते हैं। अब इनका यह है। फिर इसके बाद इसमें एक टर्म लिखा गया है, एडवांटेज ऑफ एडिंग बीटा लैक्टम ड्रग। हम कहते हैं कि अमीनोग्लाइकोसाइड की ड्रगों जो इसके पहले मैंने थोड़ा सा शार्ट में बात किया था कि अगर इनकी सबसे बड़ी एडवांटेज यह है कि यह सिनर्जिज्म इफेक्ट दिखाते हैं बीटा लैक्टम ड्रगों के साथ। अगर हम इनका बीटा लैक्टम के साथ अमीनोग्लाइकोसाइड प्लस बीटा लैक्टम कैटेगरी की ड्रगें देती हैं तो इनका इफेक्ट मोर हो जाता है, जिसे हम सिनर्जिज्म इफेक्ट बोलते हैं। बीटा लैक्टम ड्रगें जो होती हैं वो क्या करती है, सेल वॉल को वीक कर देती हैं। सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर है, इसका मतलब ये हुआ कि वो सेल वॉल को वीक कर देती हैं, जिससे क्या होती है कि अमीनोग्लाइकोसाइड की ड्रगें जो होती हैं वह ईजिली क्रॉस कर पाती हैं। तो इसीलिए इनका सबसे बड़ी यही खासियत है कि ये सिनर्जिज्म इफेक्ट दिखाते हैं बीटा लैक्टम ड्रग के साथ। थोड़ा सा इनमें हम देख लेते हैं कि किस तरह से यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में। इसमें यह किया जा रहा है कि कैसे फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप, जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप में, कैसे किस तरह से ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में अमीनोग्लाइकोसाइड ड्रगें आती हैं। जैसे माना कि यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया गया है कि अमीनोग्लाइकोसाइड ड्रगें हैं, यह ह्यूमन के सेल के साइटोप्लाज्म में
मूव कर रहे हैं, साइटोप्लाज्म में मूव कर रहे हैं। अब इसके बाद क्या होगा कि जो ग्राम निगेटिव होगा, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होगा, उसके पास लाइपोपॉलीसैकेराइड का एक लेयर होता है जिसे हम आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं। वह किससे बना होता है? लाइपोपॉलीसैकेराइड के। अब क्या होता है, कोई ड्रग इस तरह से क्रॉस तो डायरेक्ट कर नहीं सकती हैं, उनको क्रॉस करने के लिए क्या होगा, एक पोरिन होता है, एक पोरिन होता है। यह पोरिन रिस्पॉन्सिबल है बैक्टीरिया के इसेंशियल के लिए, जो उन्हें आवश्यक चीज़ों की ज़रूरत होती है लाइफ को चलाने के लिए। तो होता क्या है कि जो अमीनोग्लाइकोसाइड है वह इस पोरिन के माध्यम से पेरीप्लाज्मिक स्पेस के अंदर आ जाते हैं। कहाँ पर आते हैं? पेरीप्लाज्मिक स्पेस के अंदर आ जाते हैं। इस प्रोसेस को पैसिव बोलते हैं। इस प्रोसेस को पैसिव बोल रहे हैं इसलिए इसमें कोई ऊर्जा की ज़रूरत नहीं है, ऊर्जा की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही यह आउटर मेम्ब्रेन से इनर मेम्ब्रेन की तरफ में पेरीप्लाज्मिक स्पेस पे आते हैं, अब इसके बाद क्या होता है, इस प्रोसेस को आपने क्या कहा, यह पैसिव है। पैसिव प्रोसेस के बाद होता है, अब इसके बाद जैसे यहाँ पर पेरीप्लाज्मिक स्पेस पे आ गए, अब इसके बाद होगा कि बैक्टीरिया को यह कह सकते हैं कि अभी तक तो ये जो फर्स्ट स्टेप था यह कौन सा था? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट था, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट था। इसका मतलब यह हुआ अमीनोग्लाइकोसाइड की ड्रग की कंसंट्रेशन बाहर अधिक थी, अंदर कम होने के कारण यह पोरिन से इजीली क्रॉस हो गई। मगर अब क्या हुआ, पेरीप्लाज्मिक स्पेस में आने के बाद अब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की बात नहीं होगी। अब यहाँ पर होगा कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, एक्टिव प्रोसेस के माध्यम से क्रॉस करना होगा, जिसे हम बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन में। इनर मेम्ब्रेन में आने के लिए इनको एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसे मैंने फर्स्ट टाइम इसके पास बोला था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के माध्यम से ऑक्सीजन के साथ ये बाइंड करके, और ये क्या होगा, यह साइटोप्लाज्म में पहुंचते हैं। जब साइटोप्लाज्म में पहुंच जाते हैं तब ये क्या होते हैं, इनकी सबसे बड़ी जिस कारण हम इसे बोल रहे हैं बैक्टीरिसाइडल टाइप की ड्रग बोल रहे हैं, वह इसीलिए बोल रहे हैं कि यह प्रोटीन सिंथेसिस के जिसे हम बोलते हैं 30S और 50S राइबोसोम में, 30S और 50S राइबोसोम में इनके थोड़ा सा मैकेनिज्म अलग होने के कारण इनको हम बैक्टीरिसाइडल बोल रहे हैं। इसलिए बोल रहे हैं कि यह बैक्टीरिया का जो कोडोन होते हैं, जो बैक्टीरिया का राइबोसोम के कोडोन होते हैं, जिसे एक यहाँ पर दिखाते हैं, राइबोसोम का स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहाँ पर देखेंगे। इस राइबोसोम में 3 साइट हैं, एक को बोलते हैं ए साइट, दूसरे को बोलते हैं पी साइट, तीसरे को बोलते हैं ई साइट। ए साइट, पी साइट और ई साइट। ए साइट का मतलब हुआ एक्सेप्टर साइट। जब टीआरएनए जो होता है, टीआरएनए या अमीनो एसिड को जो होते हैं साइटोप्लाज्म में मूव कर रहे होते हैं, उनको पकड़ के लेकर के आता है एक्सेप्टर साइट पे, पहले ये अटैच होता है। फिर दूसरा है पी साइड, इसे पी साइड को बोलते हैं पेप्टिडाइल साइट, इसको बोलते हैं एक्सेप्टर साइट। और तीसरे को बोलते हैं एग्जिट साइट। इसका मतलब यह हुआ कि जो टीआरएनए होंगे, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है टीआरएनए, यह टीआरएनए अमीनो एसिड को मैसेंजर आरएनए ने जैसा मैसेज किया था, मैसेज करने के बाद वह टीआरएनए वही अमीनो एसिड को, जिससे बोल सकते हैं कि 20 ह्यूमन या किसी सेल में बोल सकते हैं कि मुख्यतः जो होते हैं वो कितने होते हैं, 20 अमीनो एसिड होते हैं। इन्हीं के माध्यम से प्रोटीन की निर्माण होता है। अब इन्हीं 20 अमीनो एसिड में से जो ज़रूरत की होंगी, जो डिमांड के आधार पे होगा, जो मैसेंजर डीएनए जो होगा, मैसेंजर आरएनए जिसे जो इन्फॉर्मेशन दिया होगा, वही आरएनए, ये ट्रांसफ़र आरएनए उस अमीनो एसिड को पकड़ के लेकर के कैच करके लेकर के आएगा और ले आ करके 30S पहले होगा, जहाँ पर ये लिखा गया ए साइट, पी साइट और ई साइट। यहाँ पर राइबोसोम के यहाँ पर एम आरएनए है, जो ये है एम आरएनए, इनके इनिशिएशन फेज में यहाँ पर जब अमीनो एसिड का पहले ही जो कोडोन लेकर के आए हुए हैं, जो एम आरएनए कोडोन लेकर के आया हुआ है, इन्हीं कोडोन पर जो अमीनो ग्लाइकोसाइड होता है वह इन्हीं अमीनो ग्लाइकोसाइड पे कोडोन पर बाइंड करता है और इनकी जो कोडोन की जो इन्फॉर्मेशन है, जो कोडोन है वह इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन को मिसरीड कर देता है या गलत कर देता है, उनको मिसरीडिंग कर देता है, गलत तरीके से बताता है, पेश करता है, जिससे ये होता है इनका इन्फॉर्मेशन गलत मिलता है। इन्फॉर्मेशन गलत मिलने के कारण ये जो होते हैं
इनका जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है यह कह सकते हैं ये प्रोटीन नॉनसेंस होते हैं, या बोल सकते हैं फेक होते हैं। यह जब नॉनसेंस हैं या फेक हैं तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो प्रोटीन अगर सिंथेसिस कर भी लिया तो वह जो होगा बैक्टीरिया के यूज में नहीं होगा, वह बैक्टीरिया उसे यूज नहीं करेगा, क्योंकि जो डिमांड था वह डिमांड के अपोजिट उसे सिंथेसिस किया गया है, जिसमें क्या था कि यह मिसरीडिंग कराया गया था। इसीलिए इस टाइप की ड्रग को यहाँ पर जो बोला जा रहा है ये बैक्टीरिसाइडल टाइप की ड्रगें हैं। यहाँ पर कुछ ड्रगों के बारे में थोड़ा सा वो कर देते हैं कि इनमें कौन कौन से हैं। जैसे इनमें अमीनोग्लाइकोसाइड इंक्लूडेड इन और साल्ट में किया गया है कि इनको जो होंगे एक को कहा गया है टंग्स कहा गया है, जिसमें इसमें कहा गया टोब्रामाइसिन, एमिकासिन, नियोमाइसिन, जेंटामाइसिन, स्टेप्टोमाइसिन। ये जो ड्रगें हैं ये टीरेटोजिनोसिटी प्रोड्यूस कर रहे थे, जिसके कारण इनका नाम इस तरह से रखा गया है। फिर एक है यहाँ पर शार्ट टर्म में दिखाया गया है, इनको शार्ट ट्रिक देखने के लिए है अमीनो अगेंस्ट एरोबिक ग्राम निगेटिव। ए का मतलब हुआ अगेंस्ट एरोबिक, ये क्या कर रहा है कि एरोबिक के अगेंस्ट काम कर रहा है, न कि एनारोबिक में। ये शार्ट टर्म में नाम ही याद कर लेते हैं, इनके नाम से ही किया गया है। जैसे अमीनो ग्लाइकोसाइड, तो हमको पहले की कर लेना है, अमीनो को बाहर कर देते हैं। अमीनो को बाहर करेंगे तो पहला हो जाता है अगेंस्ट एरोबिक ग्राम निगेटिव, ये हो गया। दूसरा हुआ एम का मतलब हुआ मेनली बैक्टीरिसाइडल। अभी प्रोटीन सिंथेसिस जो आगे पढ़ेंगे वो बैक्टीरियोस्टैटिक्स होते हैं, मगर इसमें ये कहा गया कि ये मेनली क्या होते हैं, बैक्टीरिसाइडल होते हैं। तीसरी टर्म आता है आई, तीसरा टर्म आता है आई। ये क्या करता है, यह इनहिबिट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस एट 30 सब यूनिट। ये क्या करता है कि बैक्टीरिया के राइबोसोम के 30 एस पे जाकर के ये मिसरीडिंग करता है, जिससे ये बैक्टीरिया का नॉनसेंस या बोल सकते हैं कि गलत तरीके से प्रोटीन का प्रोड्यूस करते हैं। चौथा टर्म है एन का मतलब हुआ नेफ्रोटॉक्सिसिटी, ओ का मतलब ऑटोटॉक्सिसिटी। यह किडनी में जाकर के नेफ्रॉन को टॉक्सिसिटी कर रहा है, या बोल सकते हैं कि जो एम्ब्रियो होते हैं ऑटोटॉक्सिसिटी जो हियरिंग प्रॉब्लम में डिस्टर्बेंस कर रहा है, इनके नाम के आधार पर इनका किया गया है। फिर एक टर्म और है, इसी में थोड़ा सा और देख लेते हैं। अमीनो के बाद एक टर्म और जोड़ा गया है जिसे बोल सकते हैं नैनो में है। तीसरी इसी में पहला फर्स्ट टर्म है न्यूरोटॉक्सिसिटी। एन का मतलब न्यूरोटॉक्सिसिटी, यह न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो होते हैं वहाँ पर यह इनकी क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। जैसे मास्थेनिया ग्रेविस के जो पेशेंट होते हैं उनमें अमीनोग्लाइकोसाइड की ड्रगें नहीं दी जाती हैं, इसलिए कि पहले तो है जो मास्थेनिया ग्रेविस के जो पेशेंट होते हैं उनमें न्यूरोमस्कुलर की समस्या पहले से ही रहती है, कि जिससे उनके पास इंफॉर्मेशन गलत तरीके से कम या कह सकते हैं रुक करके मिलता है। और ये जाकर के कैल्शियम के साथ, ये कैल्शियम जो होते हैं उनके कैल्शियम आयन के साथ ये उनको भी कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो जिम्मेदार होते हैं वह उनको रोक देता है, जिससे ये होता है न्यूरोटॉक्सिसिटी प्रोड्यूस होते हैं। अगला है एलर्जिक रिएक्शन, सेकंड है नैनो में सेकंड पार्ट है, यह एलर्जिक रिएक्शन भी दिखाता है। थर्ड है एन से ही नेफ्रोटॉक्सिसिटी, जो मैंने पहले भी ये कर दिया था, इसको शार्ट टर्म में याद करने के लिए किया गया है। और लास्ट वाला भी वही है ऑटोटॉक्सिसिटी। तो ये रहे हैं कि इनके साइड इफेक्ट के बारे में थोड़ा सा बात किया गया था और शार्ट टर्म में दिखाया गया है। यहाँ पर जैसे हमने ऑटोटॉक्सिसिटी की बात किया था, यहाँ पर एक लिखा होगा ये कोल्सिकम, यहाँ पर दिखाएंगे ये कोचलिया, ये कोचलिया यहाँ पर है। ये इस पार्ट पे आकर के डिस्टर्ब करता है, जिससे वर्टिगो उत्पन्न होता है, या कह सकते हैं हियरिंग लॉस होता है। इनका साइड इफेक्ट ये है कि ये इनकी साइड इफेक्ट में टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, नेफ्रोटॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसके पहले स्लाइड में मैंने बात भी कर चुका हुआ हूँ। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज में यहाँ पर दिखाएंगे, मास्थेनिया ग्रेविस में सेम समस्या यही आती थी। फिर इसके बाद है, अब इनमें है कि स्टेप्टोमाइसिन की थोड़ी सी कुछ ड्रगों के बारे में कुछ थोड़ा बहुत जानने के लिए मैंने इनमें अलग से स्लाइड ऐड किए हुए हैं। जैसे स्टेप्टोमाइसिन, पहली बात है अमीनोग्लाइकोसाइड की ड्रगें जो होती हैं, अभी जो मैंने इसके पहले पढ़े थे बीटा लैक्टम ड्रगें। बीटा लैक्टम ड्रग जो थी वह टीबी की जो बैक्टीरिया होती थी उसमें यूज नहीं होता था, जहाँ पर वो एक प्रकार से कह सकते हैं कि वो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर था। फिर भी हम उस जो बोल सकते हैं कि एम ट्यूबरकुलोसिस या
टीबी की ड्रगों में यूज नहीं करते थे। मगर यहाँ पर बैक्टीरिसाइडल में सेकेंड लाइन में, बैक्टीरिसाइडल में जिसे बोल सकते हैं कि सेकेंड लाइन में, टीबी के सेकेंड लाइन ड्रग में अमीनोग्लाइकोसाइड की ड्रगें दी जा रही हैं। जो इनके बारे में थोड़ा सा है वो अभी आगे वाले जब टीबी की ड्रगें स्टार्ट की जाएगी तो उसके बारे में ये थोड़ा सा डिटेल किया जाएगा। अभी ये बता दे रहा है सिर्फ इतना ही कि स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होती है वो सेकेंड लाइन कैटेगरी की ड्रग यूज होती है, टीबी में यूज की जाती है। जेंटामाइसिन, इनमें फिर से वही है कि जेंटामाइसिन में भी वही है, इनका क्या है कि माइक्रोस्कोर वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सबका वही सेम है, प्लस इनको कहीं पर कुछ कॉम्बिनेशन में दिया जा रहा है, जैसे बीटा लैक्टम होगा, बीटा लैक्टम की ड्रगें ये यहाँ पर दिखाया गया होगा, ये बीटा लैक्टम की ड्रगें जो हैं ये इनके साथ कॉम्बिनेशन में दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? ये सिनर्जिज्म एक्टिविटी को बढ़ा दे रहा है, इनकी जो बैक्टीरिसाइडल का नेचर है वो इनकी एक्टिविटी को बढ़ा दे रहा है। एमिकासिन है, नेक्स्ट कैटेगरी की ड्रगें हैं। काइनामाइसिन है, ये सेमी सिंथेटिक की ड्रगें हैं। फिर इसके बाद टोब्रामाइसिन है, ये भी है, ये पारेंट्रल, ये जो अभी ड्रगें दिखा रहे हैं ये सभी पारेंट्रली यूज किए जा रहे हैं। सिसोमिसिन, ये नॉट सिसोमिसिन, यहाँ पर एक टर्म लिखा गया सिसोमिसिन, यह भी एक ड्रग है, यह भी पारेंट्रली ही यूज किया जा रहा है, मगर ना इसे हम बोल रहे हैं नॉट सिसोमाइसिन, इसे हम पढ़ेंगे सिसोमाइसिन नहीं, यह भी पारेंट्रली यूज किया जा रहा है अमीनोग्लाइकोसाइड में। अब यह कर रहे हैं कि यह माइक्रोमोनोस्पोरा से जो इसे प्राप्त किया जा रहा है, प्लस इसके बाद यह सेम एज ए जेंटामाइसिन की तरह इफेक्ट दिखा रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही क्लासेस, अब इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ड्रगों के लिए। ओके, थैंक यू।